और सच्ची खबरों की शुरुआत गुड न्यूज से ही कर लेते हैं। और ये गुड न्यूज बच्चों से जुड़ी है क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं। करीब 1.5 साल से बच्चे कोरोना की वजह से घरों में कैद हैं, लेकिन अब उनको स्कूल जाने की आज़ादी मिल रही है। देश के कई राज्यों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में 7 फरवरी से बड़ी क्लासेस और 14 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होने वाली है और लिहाजा बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार हुआ है। लेकिन स्कूल किस तरह से खोले जाएंगे या फिर कहीं के चलाए जाएंगे, इसे लेकर सरकार अभी फिलहाल सतर्क है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चों को सुरक्षित भी रखना है और इसीलिए केंद्र सरकार ने स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसी को। बच्चों के शोर से स्कूल का सन्नाटा भाग खड़ा हुआ और मासूमों की हंसी ने रोशनी बिखेरी तो उदासी भी हवा हो गई। अरसे बाद रांची में स्कूल खुले तो बच्चों का जोश देखने लायक था। कोरोना ने बच्चों को बड़े दिनों तक घरों में कैद करके रखा, लेकिन अब स्कूल के परिसर में उनकी बादशाहत है। वैसे झारखंड ही क्यों, तीसरी लहर का असर कम होने के बाद हरियाणा, हिमाचल और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। कई राज्यों में जल्दी ही स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक जिन राज्यों में कोरोना केस 5% से कम होंगे वहीं स्कूल खुलेंगे। सरकार के मुताबिक देश के 268 जिलों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, यानी ऐसे जिलों में स्कूल खोले जा सकते हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि हालात देखते हुए राज्य ही स्कूल खोलने का फैसला लेंगे। स्कूल खोले जाने की स्थिति में केंद्र ने गाइडलाइंस और SOPs का पालन करने की सलाह दी है। The decision for opening schools rests with the state governments and further down by the district administrations. But the broad issue is that we would still like to ensure that schools are opened and schools are run according to protocols, the standard operating procedures, because we are still in the midst of pandemic. स्कूलों में संक्रमण के लिहाज से सावधानी तो बरतनी ही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर स्कूल में पर्याप्त जगह है तो बच्चों को खेलकूद, गीत संगीत और दूसरी एक्टिविटीज की छूट भी देनी होगी। लेकिन लगे हाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि बच्चों के स्कूल जाने का फैसला पेरेंट्स से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनको अटेंडेंस की छूट मिलेगी। सरकार अगर चाहे तो स्कूल के समय को कम कर सकती है और यदि कोई स्टाफ कंटेनमेंट जोन में रहता हो तो उसे स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल में बच्चे कोरोना से सुरक्षित हैं। सरकार के मुताबिक सभी राज्यों में करीब 95% स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। स्कूल जाने वाले 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा चुकी है और सरकार वक्त आने पर छोटे बच्चों को भी वैक्सीन देने पर विचार कर रही है। अब आगे बढ़ते हुए 15 साल तक का काम आपके सामने मालूम है अच्छे तरीके से हो रहा है। 2/3 को फर्स्ट डोज मिल गई है और हम चाहते हैं कि और तेज़ ये काम कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हुए ऐसी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसके साइंटिफिक बेसिस को, उसकी टाइमिंग को। तो इट इज़ constantly being viewed how to expand the vaccination program toward the younger age group, but then it has to be done at a time when the other higher priority objectives have been achieved. देश में ज्यादातर वयस्कों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। इस लिहाज से भी बच्चे काफी हद तक महफूज हैं और स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस उन लाखों माता पिता के लिए राहत की खबर है जो महीनों से अपने बच्चों को स्कूलों
के खुलने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शिक्षा व्यवस्था को भी चरमरा दिया है। अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं तो उस बेतहाशा बोझ से उबर गई हैं, लेकिन शिक्षा का तंत्र अब भी इस महामारी से जूझने को मजबूर है। देश में ऐसे 9 राज्य हैं जहां करीब 2 साल से स्कूल खुले ही नहीं हैं। इतने वक्त से बच्चों ने ना तो अपने शिक्षकों को देखा है और ना ही ब्लैक बोर्ड के दर्शन हुए हैं। इस नुकसान की भरपाई की कोशिश ऑनलाइन शिक्षा के जरिए जरूर की जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने की चुनौती भी स्कूलों के सामने खड़ी हो गई है। लाखों अभिभावक अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऑनलाइन शिक्षाएं चलती रहेंगी? असल पढ़ाई लिखाई का विकल्प कब बनेगा? ऑनलाइन शिक्षा भी उन मुट्ठी भर बच्चों तक ही पहुंच पा रही है जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, या फिर कहें कि इंटरनेट डेटा या ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सुविधा उनके पास है। लेकिन ये बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस को कितना अटेंड कर पा रहे हैं, उनकी समझ में कितना आ रहा है, ये बताना फिलहाल अभिभावकों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन के लिए भी बहुत मुश्किल है। जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का अभाव है। एक घर में अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो फिर हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा हो, ये भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट ब्रॉडबैंड का अभाव ही उनकी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ स्कूली छात्रों के सामने नहीं है, बल्कि उन स्कूलों पर भी है जो नियमित तौर पर अपनी फीस नहीं वसूल पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पेरेंट्स, स्कूलों और स्कूल के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। हालांकि देश के 11 राज्यों में प्राइवेट और सरकारी स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। 16 राज्यों के स्कूलों में बड़ी कक्षाएं चल भी रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ये नई गाइडलाइंस उन 9 राज्यों के लिए बेहद अहम हो जाएंगी जहां पर कोरोना के बढ़ते घटते संक्रमण की वजह से स्कूल अब तक खुल नहीं पाए हैं। उनके लिए भी केंद्र ने SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है, जिसे आसान भाषा में अगर हम कहें गाइडलाइंस जारी करती हैं। किसी भी हाल में स्कूलों को इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, इसीलिए स्कूलों को कुछ खास बातों का विशेष ख्याल रखना ज़रूरी है। अब इन खास बातों में कौन सी चीज़ें हैं? जैसे क्लासरूम में 2 छात्रों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा स्कूल और क्लासरूम में साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी तमाम सुविधाओं की ज़रूरत होगी। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की जानी चाहिए जिनमें ज़रूरत के मुताबिक वॉश बेसिन के अलावा लिक्विड सोप या फिर साबुन रखा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, स्कूल प्रबंधन को स्टाफ रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, असेंबली हॉल और दूसरे सार्वजनिक जगहों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना होगा। स्कूलों को ये भी सलाह दी गई है कि वो ऐसा कोई कार्यक्रम ना करें जहां सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो सके। इसके अलावा स्कूलों में बिना मास्क के किसी भी शख्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी सभी छात्रों के लिए मास्क और टीचर्स के लिए भी मास्क बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा स्टाफ है वो हर वक्त मास्क को अच्छे से अपने चेहरे पर लगाए, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर्स या फिर स्टाफ को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। अब इसके अलावा सरकारी स्कूलों को मिड डे मील के दौरान छात्रों में सामाजिक दूरी हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। दरअसल कई महीने पहले जब कुछ राज्यों में स्कूल खुले तो वहां पर पढ़ने वाले छात्रों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े थे, जिससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि कहीं से इस बार देश के स्कूल कोरोना वायरस की चपेट में ना आए और ना ही उसका ठिकाना बने और कमजोर पड़ती कोरोना महामारी की लहर को फिर मौका न मिल जाए। सरकार की गाइडलाइंस आ गई है, राज्यों ने भी स्कूल खोलने की ओर कदम बढ़ा दिया है और इस बीच गुड न्यूज आई है जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि 1 महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, यानी स्कूल जाने वाले इन बच्चों को सुरक्षा कवच मिल चुका है और इत्मीनान से अब पेरेंट्स इन बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे।
आपको हम बता दें कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। 85% बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, 81% बच्चों को डोज मिल चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी करीब करीब 2/3 बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पेरेंट्स इत्मीनान से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। दिल्ली में उन राज्यों में शुमार है जहां पर इस महीने पूरी तरह से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि पिछले साल नवंबर में भी दिल्ली में स्कूल खुले थे, लेकिन वायु प्रदूषण की समस्या की वजह से आपको याद होगा कि स्कूलों को बंद कर दिया गया था और उसके बाद ओमिक्रॉन का संकट मंडराने लगा, स्कूल फिर से नहीं खुले। लेकिन अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जुड़े पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। फिलहाल संक्रमण दर 4.73% पर आ गई है, जिसकी वजह से DDMA यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई बैठक में दफ्तर, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल के अलावा स्कूलों को भी खोलने को लेकर अहम फैसला लिया गया है। DDMA की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, अब हम आपको वो भी बता देते हैं। 7 फरवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर, जी हाँ, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजा जा सकेगा। हालांकि 9वीं से 12वीं तक और नर्सरी से 8वीं तक के लिए कुछ समय तक ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें बंद किया जा सकता है, जिसके बाद सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी। निजी और सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्कूल में एंट्री तभी मिल पाएगी जब वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होंगे, यानी वैक्सीन की दोनों डोज उनको लग चुकी होंगी। तो ऐसे ही शिक्षकों को स्कूल के कैंपस में पैर रखने और पढ़ने की इजाजत मिलेगी। दरअसल स्कूल बंद होने और घरों में कैद होने की वजह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। दिल्ली सरकार का भी दावा है कि 1600 अभिभावकों की तरफ से भी ऐसी ही दलील पेश की गई, जिसके बाद स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला किया गया। इस फैसले की बड़ी वजह है, दिल्ली में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगी है। 31 जनवरी से इसी एज ग्रुप के 21,000 से ज़्यादा बच्चों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगने वाली है। और यही वजह है कि 7 फरवरी से स्कूलों के अलावा कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी खोलने का फैसला किया गया। हालांकि स्कूल की तरह कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो दिल्ली में स्कूल खोलने की मांग पिछले कई दिनों से तेज थी। बड़ी तादाद में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाएं। डॉक्टर्स की राय में अरसे से घरों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर हुआ है। तो सुनिए, स्कूल खोले जाने के इस फैसले के बाद लोगों की राय क्या है। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बैक जा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो वाकई में एज अ पेरेंट्स मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक बेटा है 6th क्लास में और एक बेटी है 10th क्लास में, तो जहाँ तक मैं ऑनलाइन स्टडी को देख रही हूँ तो वो तरीके से नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो ट्यूशनों पर डिपेंड हैं, क्योंकि फिजिकली जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे तब तक ग्रोथ कम हो जाएगी। और अब कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। स्कूल खुलने से बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा समझ सकेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देकर घर में बैठे बैठे अब बोर हो चुके थे, अब उनको स्कूल जाने का मौका मिलेगा और आने वाला समय जो है एग्जाम्स का है, उनको स्कूल के अंदर जाने के बाद उनकी जो दिक्कतें थी, वो जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सॉल्व होंगी और बच्चों को टाइम मिलेगा अच्छे से एग्जाम देने का और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा।
जो बच्चे 2 साल से घर पे बैठे बैठे क्लासेस कर रहे थे, उन्हें आधी चीज़ें समझ में आती थी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने एग्जाम्स के जस्ट पहले स्कूल्स जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका 10th 11th या 12th के जो क्लासेस आ रहे हैं, जो सिलेबस आ रहा है, वो समझने के लिए उनके लिए आसानी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगा। बड़े बच्चों के स्कूल मंडे से खुल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए हमें 1 हफ्ते का समय भी दिया गया ताकि हम अपनी तैयारियों को और ज़्यादा दुरुस्त कर लें। एज एन एजुकेटर हम समझ रहे थे कि बच्चों का स्कूल ना आने की वजह से जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है और जो उनको एकेडमिक लॉसेस हुए हैं, जो उनको उनकी सोशल इमोशनल जो ग्रोथ होती है स्कूल में, उस पर जो फर्क पड़ रहा था, उन सारी चीज़ों का एक ही समाधान था कि बच्चे स्कूल में लौटें। बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल के बाद हम बच्चों से स्कूल में एक फिजिकल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। कोरोना के नए मामले कम हुए तो दिल्ली में पाबंदियां भी कम हो गई हैं। डीडीएमए की बैठक में बहुत तरह की छूट दी गई है दिल्ली वालों को। क्या क्या रियायतें हैं, देखिए जरा। दिल्ली में लगातार कोविड के मामले कम होने के बाद डीडीएमए ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर फिलहाल जो पाबंदियां लगाई गई थीं उनमें राहत दी जाए। इसमें सबसे बड़ी पाबंदी जो हटाई गई है उसमें ये कि 11 बजे से अब रात्रि कर्फ्यू को लगाया गया है। पहले ये 10 बजे शुरू होता था। इसके अलावा दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लिए भी परमिशन दे दी गई है। 7 तारीख से कोचिंग सेंटर्स और जो कॉलेज हैं वो खुल पाएंगे और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लगातार स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में प्राइवेट जो संस्थान है वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान पहले था, लेकिन अब ये कहा गया है कि 100% एम्प्लॉयज़ के साथ अब सीधे तौर पर प्राइवेट संस्थान दफ्तर खोलकर काम कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट संस्थान बंद थे, जितने भी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, जहाँ जहाँ काम हो रहा था, अब वो काम दोबारा से शुरू हो पाएगा। वो पाबंदियों को फिलहाल जो है वो हटा लिया गया है। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिम जो है वो शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ नियम जो हैं वो तय किए गए हैं डीडीएमए की तरफ से। तो सीधे तौर पे जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते जाएंगे उसके हिसाब से गाइडलाइंस को तय किया जाएगा। और फिलहाल जो पाबंदियां पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रही थी, डीडीएमए ने उन पाबंदियों में दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत दी जरूर है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। तो दिल्ली में लोग जिम बंद होने से परेशान हैं, जिम वाले भी कमाई बंद होने से परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने अब दोनों को राहत दे दी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आखिरकार लंबे वक्त से बंद पड़े हुए जिम और फिटनेस सेंटर्स को एक बार फिर से दिल्ली में खोलने की इजाज़त जो है वो डीडीएमए की तरफ से मिल गई है। 28 दिसंबर के आसपास जो है वो पूरी तरीके से जिम्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से डीडीएमए की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया कि जिम्स को खोला जाए। जिम ऑनर है हमारे साथ चिराग सेठी। चिराग, कैसा देखते हैं फैसला? देर आया दुरुस्त आया? जी बिल्कुल, फैसला जो है बहुत पॉजिटिव है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं कि डीडीएमए ने लगभग 5 लाख परिवार जो है उनके बारे में सोचा जो जिम के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब हमारी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिम्स को येलो जोन में ना रखें, जिम्स को आप आगे मूव करिए ताकि जिम्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा जिम पे पहले भी इम्पैक्ट आ चुका है लॉकडाउन की वजह से। पहली वेव हो, सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव हो, सब में सबसे ज़्यादा जो छूट की अगर बात कीजिए, सबसे डिले जो है वो जिम्स को मिला। कितना नुकसान आप सबका हुआ है? देखिए, अगर आप देखें 21 महीने में 10 महीने लगभग जिम बंद रहे, तो उस बंद समय में भी मकान मालिक ने किराया मांगा, सरकार ने अपना बिजली का फिक्स्ड, वाटर का फिक्स चार्ज मांगा, स्टाफ ने सैलरी मांगी। तो जिम ओनर पे बहुत बड़ा बर्डन है, एक बहुत ज़्यादा बर्डन रहा फाइनेंशियल। तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए सर्वाइव करना। किसी ने अपनी बीवी के जो है गहने बेचे, किसी ने अपना घर गिरवी रखा, किसी ने अपनी गाड़ी बेची और किसी तरह से सर्वाइव किया। तो अब ये लॉकडाउन तक पहुँचते पहुँचते हमारी कमर टूट चुकी है। अब बहुत सारे लगभग 20% जिम दिल्ली में जो है वो बंद हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं दिल्ली को फिट रखना तो हमें इस डिसीजन को रीथिंक करना पड़ेगा कि जिम्स को बंद किया जाए जब भी ऐसा कुछ होता है। तो पाबंदियां इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि देश में तीसरी लहर के खत्म होने के आसार है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शुरू हुई लहर 20 जनवरी के बाद थमनी शुरू हो गई। नए केसेस में लगातार 14 दिन तक गिरावट के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीक गुजर चुका है। पहली बार नए मामले 1.5 लाख के नीचे चले गए हैं। 3 फरवरी को सिर्फ 1,49,000 मरीज थे। पहले महानगरों में केस कम होने शुरू हुए और अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी केसेस कम हो रहे हैं। बड़े शहरों में सिर्फ केरल में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोरोना अब काबू में आ गया है। इसीलिए
एक के बाद एक पाबंदियां हटाई जा रही हैं और इसी वजह से कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी कार में मास्क लगाने की पाबंदी खत्म करने के लिए भी कहा था और दिल्ली में अब कार में अकेले यात्रा करने वाले शख्स को मास्क पहनने से छूट दी गई है। ये फैसला आया है कि अगर आप अकेले ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी में तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा फैसला मानते हो, कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? फैसला तो अच्छा है, लेकिन चालान करने वाले तो करेंगे ही, इसलिए लगा रखा। लेकिन अब जो है वो ये फैसला आ गया है कि आप जब भी अकेले ड्राइविंग कर रहे होंगे तो मास्क ना लगाएं तो आपका कोई चालान नहीं कटेगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है जी। अब बहस तो कर नहीं सकते, जब रोकेंगे काटेंगे चालान तो। आतंक के मोर्चे पर एक गुड न्यूज अमेरिका ने दी है। लादेन की तरह ही अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सीरिया में घुसकर आईएसआईएस के एक क्रूर आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। यह सब राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर किया गया। स्पेशल फोर्स ने अबू इब्राहिम की मान में घुसकर उसका काम तमाम कर दिया। ये खबर भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि आईएसआईएस से भारत भी चिंतित है। तो हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी के आलिशान घर में जब अमेरिकी सैनिक घुसे तो ये मकान जैसे जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दीवारों पर गोलियों के साथ खून के निशान, धमाके से बिखरे साजो सामान, करीब करीब ध्वस्त हो चुकी छत और हर तरफ बिखरा हुआ मलबा। और इस तरह आईएसआईएस के चीफ अबू इब्राहिम का खेल खत्म हो गया। दुनिया को टेंशन देने वाले आतंकी गुट आईसिस पर ये करारा प्रहार अमेरिका ने किया। अबू इब्राहिम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन अमेरिका ने किस तरह अंजाम दिया। अबू इब्राहिम की खबर मिलने के बाद अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को आधी रात को सीरिया के एजमा इलाके में उतारा। हालांकि आतंकियों ने अमेरिकी एजेंसियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और भारी हथियारों से हमला किया। लगातार गोलीबारी और धमाके से तुर्की की सीमा पर मौजूद ये इलाका दहल उठा। उधर आतंकियों को उनकी मान में घुसकर मारने वाले अमेरिकी सैनिक आगे बढ़ते रहे। उनके निशाने पर अबू इब्राहिम का ठिकाना था। जल्दी ही अमेरिकी कमांडोज ने इस मकान को घेर लिया। अमेरिकी फौज के बढ़ते कदम को देखते हुए अबू इब्राहिम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब उसकी मौत तय है। इसीलिए अमेरिकी सैनिकों के हमले से पहले ही अबू इब्राहिम ने अपने ही घर में बम विस्फोट करा दिया, जिसमें अबू इब्राहिम खुद और उसके परिवार के सदस्य मारे गए। फिलहाल अबू इब्राहिम के अड्डे से 13 शव निकाले गए हैं। अबू इब्राहिम ने खुद को उड़ा लिया और उसके आतंकियों को अमेरिकी फौज ने मार गिराया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अबू इब्राहिम के ठिकानों की वो तस्वीरें साझा की हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी सेना के कमांडो अबू इब्राहिम को निशाना बना रहे हैं। आतंक के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में आतंकियों का सफाया करने में सक्षम है। सीरिया में अबू इब्राहिम का खेल खत्म करने का ये ऑपरेशन जब चल रहा था, तब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस पूरे अभियान को लाइव देख रहे थे। ये कुछ उसी तरह का था जैसे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ओबामा ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। अबू इब्राहिम का ठिकाना भी कुछ उसी तरह तबाह हुआ जैसे पाकिस्तान में आतंकी संगठन के सरगना उसामा का एबटाबाद का ठिकाना तबाह हुआ था। आतंक के कमर तोड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी फौज की बहादुरी को सलाम किया। बाइडेन ने ट्वीट में लिखा, अमेरिकी सेना के कौशल और बहादुरी को सलाम। फौज ने मैदान जंग में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया। इस अभियान में शामिल सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित वापस लौट आए। हालांकि इस दौरान अमेरिका का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसकी वजह से सेना ने उसे बम से नष्ट कर दिया। अबू इब्राहिम से पहले भी आतंक के सरगनाओं को अमेरिका ने मौत के घाट उतारा है। सबसे पहले अमेरिका ने पहले आईएस चीफ बगदादी को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद आईएस की कमान अबू हसन अल मुहाजिर को सौंपी गई थी, जिसे अमेरिका ने मार डाला। इसके बाद जिम्मा अबू इब्राहिम अल हाशमी के कंधों पर पहुंचा तो अमेरिकी सेना ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। जब तक आप इस्लामिक स्टेट को, आईसिस को जड़ से खत्म नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। लीडर के मारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लीडर मरता है तो उसका कुछ एक समय के बाद दोबारा दूसरा लीडर हो सकता है टेम्परेरी इम्पैक्ट हो, पर इतना ज्यादा नहीं। मगर मैं ओवरऑल ये कहूंगा
कि ये एक अमेरिका की अच्छी एक प्रकार से सक्सेस स्टोरी है, जिस प्रकार से उन्होंने अबू कुरैशी को नॉर्थ वेस्ट सीरिया के अंदर एक स्पेशल फोर्सेस काउंटर ऑपरेशन में मार गिराया। आतंक के मोर्चे पर अमेरिका का रुख सख्त है और ISIS को हमेशा के लिए खत्म करने तक उसकी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ISIS के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा कि एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका ने इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आज़ाद कराया था, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत सारे छोटे मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे थे और उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी। यानी उस वक्त अल-कायदा इराक का चीफ बगदादी 2006 से ही इराक में अपनी ज़मीन तैयार करने लगा था, लेकिन तब न तो उसके पास पैसे थे और न ही किसी तरह की कोई मदद थी और न ही उसके पास लड़ाके थे। लेकिन अब जब अमेरिका 2011 में वापस गया तो बगदादी ने खुद को मजबूत किया। इराक पर कब्जा करने के लिए उसने अल-कायदा इराक का नाम बदलकर ISI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख दिया। बाद में सीरिया में इस आतंकी संगठन को ISIS नाम दिया गया। अमेरिकी फोर्स ने के इस हमले में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मौत की घाट उतार दिया गया। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि खूंखार आतंकी आखिर है कौन, कैसे आतंक के रास्ते पहुंचा। तो हम आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि अबू इब्राहिम 2007 में मोसुल यूनिवर्सिटी से कुरान की पढ़ाई में मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद समूह में शामिल हुआ। संगठन में शामिल होने के बाद अबू इब्राहिम को संगठन का शरिया सलाहकार बनाया गया। 2008 में इराक में अमेरिकी सेना ने अबू इब्राहिम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आतंकी अबू इब्राहिम जेल पर हमले और साल 2014 में इराक के अंदर यजीदी लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उस दौरान यजीदियों के नरसंहार में कई लोग मारे गए थे और कई लड़कियों को गुलाम बना लिया गया था। 2019 में अमेरिकी छापे में अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट का चीफ के तौर पर अबू इब्राहिम के नाम पर जोर दिया गया और साल 2019 में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ISIS का नेता बनाया गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अबू इब्राहिम की मौत से ये संगठन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इब्राहिम की मौत से इस्लामिक स्टेट संगठन को बड़ा नुकसान जरूर हुआ है और इस ऑपरेशन की क्या अहमियत है, जरा एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि खुद राष्ट्रपति को ये मालूम था उनके, और बाइडेन ने खुद आकर के जब ये कहा है कि उन्होंने अल कुरैशी को मारा है जो एक बहुत बड़ा आतंकी था, और अल बगदादी के बाद इस पूरा ISIS का ऑपरेशन ये निर्भर इसके ऊपर था। इसके अलावा क्योंकि 100 ISIS फाइटर्स ने तकरीबन जेल में जो हमला किया पिछले महीने, जिसमें 200 कैदी मारे गए, 30 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, उस मकसद से भी, और क्योंकि ये एक अल-कायदा का ब्रेकअवे ग्रुप है और जिस प्रकार से पूरे विश्व में धीरे धीरे पांव फैला रहा है, आतंकी संगठन जो बिल्कुल ही कैलिफेट के लिए लड़ रहा है, उस मकसद से मुझे लगता है खासकर जिस प्रकार से अफगानिस्तान में भी उसके पैर फैले हुए हैं, पाकिस्तान में इसके पैर इसने जमा रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कोरोना काल में देश के अरबपतियों की तादाद बढ़ गई है, जब एक और गुड न्यूज़ अब आई है। उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। हाल के वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय इस लिस्ट में टॉप 10 में आया है। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें पायदान पर है। 16 अक्टूबर 2021 को अंबानी इस लिस्ट से बाहर हो गए थे। दुनिया के अमीर बिजनेसमैन में टेस्ला के एलन मस्क पहले नंबर पर है और इस लिस्ट में शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से फेसबुक पे मार्क ज़करबर्ग अब 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।